दोस्तों, मैं आनंद मिश्रा आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। हम आपको आज व्यवहारवाद के अंतर्गत अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत के बारे में बताएंगे। ये सिद्धांत जो है पावलोव ने दिया था। पावलोव ने कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था। कुत्ता जो था उन्होंने काफ़ी समय तक कुत्ते को भूखा रखा था। भूखा रखने के बाद उस कुत्ते के लिए इन्होंने एक बात ये जान लेते हैं इनसे पहले कि इन्होंने सबसे पहले क्या किया था। इनके लिए जो ये मेन रूप से मनोवैज्ञानिक नहीं थे, ये मनोवैज्ञानिक नहीं थे, ये तो शारीरिक वैज्ञानिक थे यानी प्राणीशास्त्र थे। ये जो थे विज्ञान के यानी जूलॉजी के रूप में इन्होंने काम किया था। ये जो पावलोव थे इन्होंने कुत्ते की पाचन क्रिया यानी कि पाचन क्रिया के ऊपर यानी कि लार जो स्रावित होती है वो किस प्रकार से होती है, कैसे होती है, मतलब क्या उसका स्टिमुलस और क्या रिस्पांस रहता है, स्टिमुलस को देख के क्या रिस्पांस रहता है क्या नहीं रहता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इनके बारे में कुछ थोड़ी सी बातें हैं जो जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 26 सितंबर 1849 को। ठीक है, 26 सितंबर 1849 को हुआ था। कहाँ हुआ था ये? एक रियाजन नाम का शहर था। रियाजन नाम का शहर था। कहाँ था? रूस में। ठीक है, इनकी मृत्यु हुई थी 27 फरवरी 1936 को। ठीक है, 27 फरवरी 1936 को मॉस्को, रूस में। ठीक है, इनका पूरा नाम था इवान पेट्रोविच पावलोव। इन्होंने पाचन क्रिया के दैहिक का विशेष रूप से अध्ययन किया और उनका यह अध्ययन इतना महत्वपूर्ण हुआ कि उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एक बात आप सभी लोग नोट डाउन कर लें, ये मात्र एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। 1904 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया था? इनको दिया गया था पाचन क्रिया के यानी डाइजेशन के लिए, दैहिक को विशेष रूप से अध्ययन किया था इन्होंने। एक बात हम और जान लेते हैं, इनका जो सिलेबरी कंडीशन थ्योरी थी, जो लार्वा अनुबंधन था, ठीक है, ये कहाँ से और कैसे आया था? सबसे पहले बात करते हैं कि इनके एक शिष्य थे जो पीएचडी कर रहा था, ओल्पस नाम का शिष्य था जो पीएचडी कर रहा था। जो क्या कर रहा था? पीएचडी कर रहा था इनके साथ में। वो कब इनके साथ? 1899 में वो पीएचडी कर रहा था इनके अंडर में, निर्देशन में अंडर कर रहा था। उसका टॉपिक था, ऑब्जर्वेशन का जो टॉपिक था वो था ऑब्जर्वेशन अपॉन सिलेबरी एक्सक्रीशंस, यानी कि लार में स्त्रवण का प्रक्षेपण। ठीक है, अब आगे हम इनके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। पावलोव ने अपने सीखने के इस अनुबंधन को क्लासिक अनुबंधन सिद्धांत या प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत, रेस्पोंडेंट कंडीशनिंग थ्योरी या टाइप एस के नाम से, टाइप एस के नाम से इन्होंने जाना था। हम आपके लिए यहाँ पे नाम नोट डाउन किए जा रहे हैं, कौन कौन से अन्य नामों से इसके लिए जानते हैं। क्लास्की अनुबंधन का सिद्धांत, क्लास्की अनुबंधन का सिद्धांत। क्लास्की अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, क्लासिक अनुबंधन थ्योरी, रेस्पोंडेंट कंडीशनिंग थ्योरी एक इसका और नाम है, RESPONDENT
कंडीशनिंग थ्योरी यानी प्रतिवादी अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, प्रतिवादी अनुबंधन का सिद्धांत या टाइपस। इसके लिए टाइपस क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी थ्योरी में सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है यानी उद्दीपक पे। यानी जितना अच्छा उद्दीपक होगा उतना ही अच्छा क्या मिलेगा? रिस्पॉन्स मिलेगा। एक बात और याद कर लें आप याद कर लें कि उद्दीपक के रूप में इसमें क्या रखा गया है? उद्दीपक के रूप में मांस का टुकड़ा यानी कि गोश्त का टुकड़ा। क्योंकि गोश्त जो है कुत्ते के लिए एक अच्छा, यानी कि उसकी जो गंध है, ये सुगंध है, उसको देख के यानी कि उसके ओर आकर्षक होता है उसके लिए। यानी कि उसके मतलब कि लार आने लगती है या उसकी थिंकिंग चलने लगती है कि कैसे हमें प्राप्त होगा, ये हमें कैसे प्राप्त होगा। क्रिया यानी कि रिस्पॉन्स उद्दीपक को देख के रिस्पॉन्स कैसे करते हैं, उस उद्दीपक को देख के रिस्पॉन्स कैसे करता है आदमी। जैसे कि मान लो कुत्ता बहुत भूखा था। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि उन्होंने जो प्रयोग किया था कुत्ते के ऊपर वो किस टाइप से किया था। ठीक है, तो मेन बात है कि कुत्ता जो था, इन्होंने कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था। कुत्ते के लिए काफ़ी टाइम तक भूखा रखा गया था और जो उन्होंने जिस रूम में उसको बंद किया था, जिस रूम में उसके लिए बंद किया था वो उस ध्वनि रहित कक्षा थी। क्लास जो था उनका जो रूम था वो ध्वनि से रहित था, यानी कि बाहर की आवाज़ अंदर नहीं जा सकती थी। अच्छा, उन्होंने ऐसा क्यों किया? ध्वनि अंदर क्यों नहीं आने देना चाहते थे? वो इसलिए नहीं आने देना चाहते थे कि अगर वो ध्वनि की चाल को पहचान लेगा तो उसके हिसाब से वो करने लगेगा, रिस्पॉन्स करने लगेगा। तो इन्होंने जब ये अपना प्राणी शास्त्र में यानी कि जो पाचन की क्रिया का सलाइवरी का जब वो अध्ययन कर रहे थे तो वो ये देख रहे थे कि उन्होंने काफ़ी टाइम तक अध्ययन करते करते ये देखा कि जो बच्चे हैं, मतलब जो कुत्ता है वो जो भोजन लाता था उसके पैरों की ध्वनि को सुनकर लार का श्रवण करने लगता था। यानी कि उसके जो मुख से लार जो थी आने लगती थी, बाहर आने लगती थी। लार जो थी बाहर आने लगती थी, लार बाहर आने लगती थी। ठीक है, अब आगे तो मतलब उन्होंने सोचा कि धीरे धीरे क्या करते थे, उन्होंने फिर वो धीरे आगे बढ़ते गए तो उन्होंने क्यों मतलब कि घंटी अध्ययन को उन्होंने जो कुत्ते के ऊपर अध्ययन किया था, उन्होंने एक बात देखी थी कि उनका जो कर्मचारी था जो भोजन लेके आता था उसके पैरों की ध्वनि को सुनकर जो कुत्ता था वो रिस्पॉन्स करने लगा था, यानी कि लार का श्रवण करने लगा था, यानी कि लार को टपकाने लगा था। किसके प्रति? वो जो था उसके जो कर्मचारी था उसकी पैरों की ध्वनि को सुनकर, जो गोश्त का टुकड़ा या भोजन लेके आया करता था उसकी ध्वनि को सुनकर वो क्या करता था? रिस्पॉन्स करने लगा था, लार को श्रवण करने लगा था। ये क्रिया को देखकर, ये क्रिया उन्होंने देखी तो जब पावलोव ने ये क्रिया देखी तो उनका जो मन था एकदम प्राणी शास्त्र से, यानी कि जो शरीर वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे, वो एकदम मनोविज्ञान की ओर मुड़ गए। उनका क्या था, उनका देखने का नज़रिया चेंज हो गया। उन्होंने कहा अरे ये क्या है? ये स्टिमुलस यानी कि उद्दीपक जो है पैरों की ध्वनि सुनकर क्या कर रहा है? रिस्पॉन्स कर रहा है, यानी रिस्पॉन्स करने लगा है वो। यानी कि इसका मतलब है कि वो उन्होंने कहा ठीक है अब आगे बढ़ते हैं हम। फिर उन्होंने क्या किया? इन्होंने किया कि जो डॉग था यानी कि कुत्ता था उसके लिए उन्होंने मांस का टुकड़ा रखा था। मांस का टुकड़ा, इसको गोश्त बोला है, गोश्त बोला वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हम अपने मांस का टुकड़ा बताते हैं, वो है गोश्त का टुकड़ा। ठीक है, गोश्त का टुकड़ा। उसको देखकर इन्होंने गोश्त का टुकड़ा ही क्यों लिया? क्योंकि उद्दीपक जितना ही आकर्षक होगा, जो मतलब कि जिस पे हम प्रयोग कर रहे हैं वो उसके प्रति उतना ही
रिस्पॉन्स देगा उतनी ही जल्दी क्रिया करेगा। गोश्त के टुकड़े में एक विशेष प्रकार की गंध निकलती है जिसको सूंघकर कुत्ता रिस्पॉन्स करता है। इसको सूंघकर कुत्ता रिस्पॉन्स करता है। गोश्त के टुकड़े में स्वाद व गंध होता है और कुत्ते के लिए सबसे ज़्यादा क्या पसंद होता है? मांस। अगर उसके सामने हम रोटी रखते तो वो इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करता। अगर हम रोटी रखेंगे जैसे तो वो इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करेगा। जैसे कि हम ही हैं, हमारे लिए हम भूखे हैं और हमारे सामने जो है उन्होंने बेकार सा खाना दे दिया है, बहुत बेकार, यानी कि सूखी रोटी वगैरह वगैरह कुछ, ठीक है। तो हम खाएंगे तो लेकिन बेमन से खाएंगे, मतलब पहले सोचेंगे उसके बारे में कि खाना है कि नहीं खाना है, कैसे क्या करना है, खाना है या नहीं खाना है, उसको सोचेंगे पहले करने के बारे में कि कैसे क्या करना है, हमारे लिए खाना है या नहीं खाना है। अब ये जो मतलब इनका जो प्रयोग था वो प्राणी शास्त्र से धीरे धीरे मुड़ गया कहाँ? मनोविज्ञान की ओर। मनोविज्ञान की ओर इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुत्ते को लिया, कुत्ते की जो लार की नलिका होती है उसको इस प्रकार से संयोजित किया कि उसका जो मतलब कि लार है वो एक उस ट्यूब में आके एकत्रित होने लगे। तो उन्होंने पहले चरण में क्या किया? पहले चरण में उन्होंने अनुकूलन की पहली स्थिति में अनुकूलन की पहली स्थिति क्या किया इन्होंने स्वाभाविक उद्दीपक दिया। यानी स्वाभाविक उद्दीपक क्या था? भोजन। स्वाभाविक उद्दीपक यानी कि अनकंडीशनल, ठीक है, स्टिमुलस। तो अनकंडीशनल जब इन्होंने स्टिमुलस दिया था तो क्या आया था इनके पास? इन्होंने अनकंडीशनल स्टिमुलस था तो उसका जो था अनकंडीशनल ही रिस्पॉन्स आया। कौन सी स्थिति में? पहले अनुकूलित की स्थिति में, यानी अनुकूलन से पहले। अनुकूलन यानी कि वो कोई भी प्रयोग उस समय नहीं कर रहे थे, खाली भोजन दिया उन्होंने और आगे बढ़ गए, यानी 2-3 दिन तक उन्होंने भोजन खिलाया और वो आगे बढ़ गए। अब सेकेंड स्टेप में उन्होंने क्या किया है? यानी कि अनुकूलन की दूसरी स्टेज, इसके लिए हम कहेंगे ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है, यानी कि अनुकूलन की मध्य स्थिति। यानी कि ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है? इन्होंने अनकंडीशनल रिस्पॉन्स के साथ, यानी अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ, अनकंडीशनल स्टिमुलस जब दिया था तो अनकंडीशनल क्या मिला था? रिस्पॉन्स मिला था। यानी कि अस्वाभाविक उद्दीपक था और अस्वाभाविक अनुक्रिया की थी उसने। अब इन्होंने क्या किया है? इन्होंने कंडीशन रख दी एक, यानी कि कंडीशन रख दी। कंडीशन क्या? यानी जैसे कि जब वो अध्ययन कर रहे थे उनके कर्मचारी के पैरों की आवाज़ सुन करके उसने रिस्पॉन्स दिया था, लार का इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पे उन्होंने अनकंडीशनल दिया है घंटी। अनकंडीशनल क्या है यहाँ पे? घंटी। फिर उन्होंने किसके साथ दिया है? अनकंडीशनल को पहले देते, कंडीशनल को पहले देते हैं, कंडीशन को पहले देते हैं, यानी जो कंडीशन है उसको पहले रखते हैं। किससे? अनकंडीशनल, अस्वाभाविक से, अस्वाभाविक से पहले रखते हैं। तब भी क्या कर रहा है? तब भी वो रिस्पॉन्स कैसे करेगा? अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। फिर भी करेगा क्या? अनकंडीशनल रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आखिरी स्टेप में, यानी थर्ड स्टेप में ये क्या करते हैं? थर्ड स्टेप में ये जो है अनकंडीशनल स्टिमुलस नहीं देते हैं, यानी कि अस्वाभाविक उद्दीपक देते ही नहीं है। वो सिर्फ क्या करते हैं? घंटी को बजाते हैं। वो सिर्फ घंटी को बजाते हैं और घंटी की आवाज़ सुन करके जो अनुक्रिया करता है कुत्ता, वो कौन सी अनुक्रिया होगी? वो होगी CR, यानी कि कंडीशनल रिस्पॉन्स। यानी कंडीशन के अकॉर्डिंग उसने रिस्पॉन्स किया है।
कंडीशन के अकॉर्डिंग, यानी जो उसने कंडीशन रखी थी घंटी बजाने की, उसके अनुसार उन्होंने क्या किया है, अनुक्रिया की है, अनुक्रिया की है। थर्ड स्टेप में क्या करेगा वो, यानी कि अनुकूलन की स्थिति के बाद, जब अनुकूलन क्यों कहते हैं इसको, अनुकूलन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो धीरे धीरे अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। क्या करा था उसने, सबसे पहले क्या, भोजन को देख के स्वाभाविक उद्दीपक, यानी कि स्वाभाविक उद्दीपक था, स्वाभाविक अनुक्रिया की, ठीक है। अब उसने क्या किया, अस्वाभाविक उद्दीपक यानी कि घंटी, यानी कि कंडीशनल। अब कंडीशनल थी सेकेंड स्टेज में, तो उन्होंने कंडीशन के लिए अनकंडीशनल रिस्पॉन्स दिया था, यानी दोनों साथ में थे। अब थर्ड स्टेप में, यानी कि जो थर्ड स्टेप है उसमें क्या किया है, उसमें उन्होंने कंडीशन के लिए रखा है, सिर्फ थर्ड स्टेप में सिर्फ कंडीशन के लिए रखा। जब वो अनुकूलन करना सीख जाता है, यानी जो सिर्फ घंटी की ध्वनि के साथ क्या करने लगता है, अपनी लार का श्रवण करने लगता है, तो कौन सा वो, यानी कि कंडीशन स्टिमुलस है, कंडीशन रिस्पॉन्स देगा। कंडीशन रिस्पॉन्स, ठीक है। अब थोड़ा इसको देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्वाभाविक उद्दीपक के बारे में थोड़ा सा हम आपके लिए नोट डाउन किए जा रहे हैं कि यानी कि क्या होता है ये अनकंडीशनल स्टिमुलस। अनकंडीशनल स्टिमुलस ये क्या होता है, इसमें विशेष प्रकार की कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। अनकंडीशनल स्टिमुलस जो है ट्रेनिंग लेस होता है, यानी कि इसमें ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, ट्रेनिंग नहीं होती है इसमें, यानी कि कोई भी चीज़ होती है वो ट्रेन नहीं किया जाता है, इसमें अनट्रेंड होता है। और वो अस्वाभाविक, मतलब कि अस्वाभाविक रूप से अस्वाभाविक अनुक्रिया करता है, यानी कि अनकंडीशनल स्टिमुलस होता है और अनकंडीशनल क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। इसी प्रकार से अनुबंधित उद्दीपक यानी कि कंडीशनल स्टिमुलस बताया तो स्वाभाविक उद्दीपक या स्वाभाविक उद्दीपक से कुछ सेकंड पहले दिया जाता है, स्वाभाविक उद्दीपक से कुछ सेकंड पहले दिया जाता है, उसे अनुबंधित उद्दीपक व उस उद्दीपक को देखकर प्राणी जो अनुक्रिया करता है उसे कंडीशनल रिस्पॉन्स कहते हैं, यानी कि कंडीशनल रिस्पॉन्स कब देता है, यानी कि जब कंडीशन रख देते हैं, यानी कि जो हम दे रहे हैं, जो हमने CS दिया था अनकंडीशनल से पहले, ठीक है। इनके बीच जो टाइमिंग होती है, टाइमिंग वो लगभग रखते हैं 4 या 5 सेकंड की, 4 या 5 सेकंड की। क्यों देते हैं 4 या 5 सेकंड, अगर ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा, अच्छा ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो रिस्पॉन्स नहीं करेगा। कुत्ता है, उसको घंटी बजा के चले गए, अब आ रहा है 5 घंटे बाद कि भाई अब उसको खाना देंगे, भाई क्यों वो लाट टपकाएगा, क्यों देखेगा वो किसी को। 4 घंटे दे दिए तुमने, ये घंटे बाद या 20 मिनट 25 मिनट बाद, चलो हम अब इसको अपने व्यवहारिक रूप में समझते हैं। जैसे कि मान लो हम खाना खाना जाते हैं, खाना खाने गए, अब घर जैसे बैठे जाके भाई टेबल पे बैठ गए, मेज़ पे बैठ गए, अब देखते हैं हम कि थाली आ गई हमारे पास, थाली आ गई, थाली लगा दी गई है, यानी कि हमें पता चल गया अब हमें भोजन मिलेगा, यानी कि हमारे जो मन में है, यानी कि जो लार ग्रंथियाँ हैं वो सक्रिय होने लगी, धीरे धीरे सक्रिय होने लगी हैं। लार ग्रंथियाँ क्या है, सक्रिय होने लगी। अब खाना आ गया तो हमने खाना से प्रारंभ कर दिया। ऐसे ही यदि खाना ना आए, यानी खाना लगभग 20 मिनट बाद आए, तो हम लोग क्या कहते हैं, अरे खाना लाओ, जल्दी लाओ, भूख लगी, बहुत तेज भूख लगी है, यानी क्या करते हैं, झुंझलाने लगते हैं, यानी कि झुंझलाने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं बहुत से। इसी प्रकार से क्या है, इसी प्रकार से कुत्ता भी करता है। अगर हम इसका टाइमिंग हम कर दें, इसकी टाइमिंग अगर हम कर दें 15 मिनट, अगर हम टाइमिंग बढ़ा दें 15 मिनट कर दे रहे हैं, तो क्या करेगा, तो जो डॉग है वो क्या करेगा, भौंकने लगेगा, चिल्लाने लगेगा, पैरों को खरोचने लगेगा, ज़मीन पे मारने लगेगा इधर उधर, जैसे हम करेंगे, हम थाली को फेंक देंगे,
खाना नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, हम नहीं फेंकते हैं, हमारे बस की बात नहीं फेंकना, हम नहीं फेंक सकते। लेकिन बताते बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको खाना नहीं मिलता है टाइम से, यानी कि 20-25 मिनट हो गए, उन्होंने हटा हटा ले जाओ अपना खाना, नहीं खा रहे हम, जा रहे हैं अपने घर, नहीं खाएंगे, हमको बाहर खा लेंगे जाके, बाहर खा लेंगे जाके। लेकिन हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारी कंडीशन कुछ ऐसी नहीं है, हम नहीं कर सकते। ठीक है, इसी प्रकार इसकी टाइमिंग का विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि अगर टाइम जो है, टाइम 4 सेकंड से ज़्यादा नहीं कर सकते हम, 4 सेकंड से ज़्यादा हम टाइम को नहीं, पहले हम देख ले रहे हैं। ठीक है, अब हम इसके कुछ सिद्धांत के बारे में आपके लिए बताएंगे। अनुकूलित अनुक्रिया के कुछ सिद्धांत भी हैं, यानी कि जिन प्रिंसिपल पे ये लागू होता है। सबसे पहले बात करेंगे यानी कि कंडीशन अनकंडीशन के बीच में, कंडीशन और अनकंडीशन के बीच में सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। देखो बाद में सिद्धांत के रूप में बताएंगे। सबसे पहले क्या आता है इसमें, समय, यानी कि समय का विशेष ध्यान रखा जाता है इसमें समय का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसमें क्या है, इसमें समय का विशेष ध्यान रखा जाता है। ठीक है, यानी कि समय कितना होना चाहिए, 4 से 5 सेकंड, 4 से 5 सेकंड। अब देखते हैं हम कि तीव्रता, यानी तीव्रता किसकी है, तीव्रता है स्टिमुलस की। तीव्रता यानी कि जितना तीव्र उत्तेजक होगा, यानी उद्दीपक जितना तीव्र होगा उतनी ही अच्छी हमें रिस्पांस मिलेगा, उतना ही अच्छा क्या होगा, रिस्पांस करेगा। स्टिमुलस जो है उतना ही अच्छा रिस्पांस करेगा, जितना अच्छा क्या होगा, जितना अच्छा क्या होगा, उद्दीपक होगा, यानी तीव्र होगा। अगर धुंध सी की दिखाई नहीं दे रहा है या कोई अस्पष्टता है किसी चीज़ में, ठीक है, जितना आकर्षक उद्दीपक होगा उतनी अच्छी रिस्पांस करेगा। अगर उद्दीपक भद्दा है, बेकार है, तो हम रिस्पांस नहीं करेंगे, हम रिस्पांस नहीं कर सकते उसके लिए। अब सेकंड में आता है, हम देखते हैं कि एक रूपता, यानी कि एक रूपता की बात करें, एक रूपता मतलब एक ही प्रकार का हम स्टिमुलस देते हैं। जैसे कि कुत्ते के प्रयोग किया था इन्होंने, तो उन्होंने क्या बजाई थी, घंटी बजाते रहे, वो पूरे प्रयोग में घंटी बजाते रहे। अब वो घंटी के साथ में कुछ और बजाने लगते, अगर वो घंटी के साथ में कुछ और बजाते तो कुत्ते के लिए जो अनुक्रिया कर रहा था, जो रिस्पांस दे रहा था, वो उसमें विभेद नहीं कर पाता, उसमें क्या करता, उसमें विभेद नहीं कर पाता, जान नहीं पाता। यानी कि हमें किसके प्रति कौन सी अनुक्रिया करनी है, किसके प्रति कौन सी अनुक्रिया हमें करनी है। अब क्या करते हैं, चौथे नंबर पे आता है आपका रिपीटेशन। चौथे नंबर पे आपका आता है पुनरावृत्ति, यानी कि क्या करते हैं, रिपीटेशन और पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति। ठीक है, रिपीटेशन यानी कि क्या करते हैं, घंटी को ही बार बार बजा रहे हैं, वो बार बार कर रहे हैं, बार बार उसको प्रयोग कर रहे हैं, किसका, पुनरावृत्ति कर रहे हैं, किसकी, घंटी की। और उसके लिए वो घंटी पहले बजाते हैं, यानी कि कंडीशनल रिस्पांस पहले दे रहे हैं, कंडीशन जो है स्टिमुलस पहले रखते हैं और अनकंडीशनल बाद में रखते हैं, यानी कि तटस्थ उद्दीपक पहले और स्वाभाविक उद्दीपक बाद में रखते हैं वो उसके लिए। ठीक है, अब पाँचवा जो है व्यवधान का सिद्धांत से, व्यवधान है। ठीक है, 5वें नंबर पर आता है व्यवधान, 5वें पे आता है व्यवधान। ठीक है, इसमें क्या, जैसे कि मान लो अभी हम बात कर रहे थे, इसमें आपसे बात किया था कि जैसे कि मान लो कि उद्दीपक अच्छा होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, तीव्र होना चाहिए। शुरू में आपसे बात किया था कि एक उन्होंने ध्वनि रहित क्या किया था, कक्षा थी, वहाँ बाहर की ध्वनि नहीं जा सकती थी अंदर, और ना ही अंदर की बाहर जा सकती थी। तो क्यों करा गया था, उन्होंने क्यों किया था, उन्होंने इसलिए किया था ताकि हमारा जो प्रयोग है उसमें किसी भी बाहरी स्टिमुलस का कोई भी व्यवधान ना उत्पन्न हो, यानी कि कोई भी क्रिया ना पड़े, प्रभाव ना पड़े, कोई भी उस पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, जो व्यवधान है, इसे व्यवधान में रखते हैं। ठीक है, अब आपके लिए थोड़ा सा समराइज कर दे रहे हैं। पावलोव को 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था।
1904 में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, अब ये मिला किसके लिए था? इनके एक शिष्य थे ओलपस। ओलपस शिष्य थे, इनकी थीसिस करा रहे थे, पीएचडी कर रहे थे ये शिष्य थे इनके। ठीक है, और ये पीएचडी कब कर रहे थे? 1899 में कर रहे थे। ठीक है, ये 1899 में पीएचडी कर रहे थे। इनका जो टॉपिक था लारमय स्त्रव का अनुबंधन, यानी कि प्रक्षेपण। लारमय स्त्रव का प्रक्षेपण का परीक्षण। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगली क्लास में आपको मिलते हैं फिर।